सियासत जब साजिश पर उतर आए तो सिर्फ एक आदमी की मौत नहीं होती, पूरा मुद्दा मर जाता है। कई खास मेहमान हमारे साथ इस 1 घंटे की चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दे। किरण बेदी जी, पूर्व आईपीएस अधिकारी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शाजिया इल्मी, आम आदमी पार्टी की सदस्य हमारे साथ। विक्रम शर्मा, इंडिया टुडे के फोटो जर्नलिस्ट जुड़ गए हैं। बेहद खास मेहमान सुरेंद्र तोमर जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि शहीद सुभाष तोमर जी के भाई हैं, वो हमारे साथ भी जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में राजन भगत साहब, जो कि पीआरओ हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ जाएंगे। दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल की मौत से उठे सवाल ने एक साथ कई सारी हत्याएं की हैं, और इसमें सबसे ऊपर है एक ऐसी लड़ाई की मौत जो जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए लड़ी जा रही थी, लेकिन अपने आप को आगे करने के लिए कुछ नेताओं ने इस लड़ाई को पीछे धकेल दिया। देखिए ये रिपोर्ट। एक पुलिस कांस्टेबल की हत्या हुई है, उसमें कौन लोग शामिल हैं? इसका निर्णय क्या मीडिया करेगा? इसका निर्णय क्या वो लोग करेंगे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका फैसला तो हो चुका था, और न मीडिया ने किया था और न ही प्रदर्शनकारियों ने। जानना नहीं चाहेंगे किसने किया था? पुलिस ने पहले हवा में तीर चलाया था, और अब इस पर शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जिल्द चढ़ा दी गई है। उनके सीने पर और उनकी गर्दन पर चोट लगने के कारण, जो कि किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से या उनकी हड्डियों पर, सीने पर जो है वो चोट मारने से हुआ, और उसके कारण फिर उनको जो है वो एक हार्ट अटैक भी हुआ और उनकी मृत्यु हुई। कैमरा पुलिस की इस कहानी की गवाही देने को तैयार नहीं है। इसकी उधड़ी हुई परतें बता रही हैं कि कांस्टेबल सुभाष तोमर को प्रदर्शनकारियों ने बचाने की कोशिश की थी। तस्वीर में नजर आ रहा योगेंद्र नाम का ये मददगार अब उस शाम का पूरा किस्सा बता रहा है। जब वो गिरे रोड पे, जब वो गिरे उस वक्त मैं पूरे साथ था, और उसको लेकर और हॉस्पिटल तक करीब 3-4 घंटे में उनके बराबर साथ रहा, और ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने नहीं देखा कि किसी ने उनको मारा या किसी ने उनको पत्थर मारा या लाठी मारी। योगेंद्र के इस दावे के बाद दिल्ली पुलिस की दलीलें अंतिम सत्य नहीं रह गई है, न कानून की नजर में और न जनता की नजर में। जब मैं वहां पर खड़ा था तो जो वो कांस्टेबल्स उनके साथ 3-4 और थे, वो लोग जा रहे थे, और अचानक वो रुके, दौड़ते हुए जा रहे थे, रुके थोड़ा सा, और उनका सहारा लेकर कांस्टेबल उनके साथ जो थे उनका सहारा लेकर सुभाष तोमर गिर गए। तो मुझे लगा चक्कर आ गया, तो हम लोग भागे और उनको पकड़ा है। तो सच क्या है? 8 लोगों की गिरफ्तारी पर गरज रहे दिल्ली पुलिस के आकाओं का अब गला सूख गया है। रही सही नमी राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर के बयान ने सोख ली। उन्होंने बताया कि बॉडी पे कुछ चोट के निशान? नहीं, कोई निशान नहीं थे। कोई बहुत मेजर चोट के निशान नहीं थे। पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो अभी भी नहीं आई है, लेकिन लगता है दिल्ली पुलिस सुभाष तोमर की हत्या की घोषणा को वापस लेने को तैयार नहीं है। डॉक्टर्स ने हमें बताया कि उनके कांस्टेबल सुभाष तोमर की पेट, छाती और गर्दन पर चोटें थीं। डीसीपी साहब को किस डॉक्टर ने ये बताया, ये तो वही जानते होंगे, लेकिन जिस डॉक्टर के निगरानी में सुभाष तोमर आखिर तक थे, उनकी जांच दिल्ली पुलिस को फिलहाल झूठा बता रही है। जितनी हमारी रिकॉर्ड है उनमें कोई ऐसा सीवियर इंटरनल इंजरी रिकॉर्डेड नहीं है। अब जब दिल्ली पुलिस को लगा कि दहला मारने के चक्कर में वो दाग हो गई है, तो राग बदल दिया। इसके बाद तो लड़ाई के मोहरे भी बदल गए और मुद्दे भी। हमें लग रहा है कि अब दिल्ली पुलिस के कमिश्नर जो वर्तमान है नीरज कुमार जी, इनके पद पे बने रहते हुए इसमें न्याय नहीं हो सकता। इनको तुरंत पद से हटाया जाना चाहिए और इसकी निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। कचहरी से कमिश्नर तक और अस्पताल से आवाम तक मचे इस हंगामे से बेखबर कांस्टेबल सुभाष तोमर की पत्नी अभी भी पब्लिक को अपने पति का हत्यारा मान रही है। कभी नहीं हुई। कहीं इलाज कराया उन्होंने? कभी भी नहीं। कभी अपने आप में, कभी बुखार तो जिंदगी में चलते ही रहे भैया। कभी भी कुछ नहीं परेशानी हुई है। हमारे पास कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ ले मेरे बच्चे छोटे सारे। उनके एक सिपाही की जान गई है, उनको थोड़ी सी संवेदना दिखानी चाहिए उसके प्रति। उसको राजनीतिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उनको हटा देना चाहिए ऐसे कमिश्नर को पद से तुरंत। चाहे किसी की कुर्सी चली जाए या बदल दी जाए पूरी जांच, लेकिन इस पूरे किस्से में 3 मौतें हुई हैं। 1 कांस्टेबल सुभाष तोमर की, 2
बेहतर समाज के निर्माण के लिए उठे एक स्वाभाविक जनाक्रोश की, और 3 जनता और जनतंत्र के बीच के विश्वास की। अब फिर से शून्य से शुरू करनी होगी संघर्ष की गिनती। चिराग गोठी और रवीश पाल सिंह के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली, आज तक। इस बहस में आज हम कुछ तीखे सवाल पूछेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा था देश का, और वो बेमौत मारा गया है, क्योंकि देश आंदोलित हुआ था इस मुद्दे पर, लेकिन वो कहीं पीछे छूट चुका है। हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले किरण बेदी जी, आपका रुख करते हुए सीधा सवाल, जो सियासत आज दिन भर होती रही, पुलिस कमिश्नर को हटाने की मांग होती रही, आप कैसे देखते हैं उसे? आई थिंक इस बात का जवाब नीरज कुमार ने खुद दे दिया है। इसने कल दिया था कि अगर आप हर इंसिडेंट पे पुलिस कमिश्नर्स को हटाने की बात करने लग जाएंगे तो फिर आप शायद रोज ही हटाएंगे। मैं कहा ये उसने जवाब दिया था, और ये मामला कुछ हद तक ठीक भी है। मैं समझती हूं कि इस वक्त स्थिति को संभालना ज्यादा जरूरी है बनिस्बत के इस वक्त ट्रांसफर्स पर चले। इस वक्त सिचुएशन को कंसोलिडेट करना है, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन काफी नाजुक है, इंक्लूडिंग द गैंग रेप सर्वाइवर। वो सर्वाइव कर जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती है इस वक्त। तो मैं ये समझती हूं कि इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत सेंसिटिव है, और इसको संभालना और कंसोलिडेट करना ज्यादा जरूरी है मेरी नजर में। और किसने गलती क्या की, किसकी कितनी अकाउंटेबिलिटी बनती है, वो समय से अब इंक्वायरी कमीशन शुरू हो गई जस्टिस वर्मा की, और आज मिस्टर चिदम्बरम ने भी कमिटमेंट किया है। तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी गलती किसने की। आई थिंक मैं समझती हूं इट्स कुछ हफ्ते वेट करना इस सिचुएशन में, नाजुक सिचुएशन में समझदारी होगी। और यही सवाल मैं शाज़िया इल्मी जी अब आपसे पूछना चाहती हूं कि पुलिस के खिलाफ अपनी जंग जीतने की कोशिश में आपने इतने बड़े आंदोलन का कत्ल नहीं कर दिया। शाज़िया जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? शाज़िया जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सीधे रुख सुरेंद्र तोमर जी का करते हैं। इस बीच कोशिश करेंगे शाज़िया से संपर्क साधने का। तोमर साहब, बहुत मुश्किल घड़ी है ये परिवार के लिए, और पूरा देश आपके साथ है इस वक्त। ये जो दिन भर राजनीति और सियासत होती रही, कमिश्नर को हटाओ, और इन वजहों से उनकी मौत हुई है, उन वजहों से हुई है, कितने आहत हैं आप लोग, कितने परेशान हैं इन बातों को सुनकर? आहत की तो कोई सीमा नहीं होती। जिसका भाई या जिसका पुत्र चला जाए, या जिस पत्नी का पति चला जाए, या जिन बच्चों का बाप चला जाए, उसके दुख की तो सीमा नहीं होती। इसे तो डिफाइन नहीं किया जा सकता। ये तो बहुत भारी डैमेज है परिवार के लिए, बच्चों के लिए। और सुरेंद्र तोमर जी, आप एक सिपाही के परिवार के हैं, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो सियासत कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी जो इस पूरे मुद्दे पर सियासत को लेकर आगे बढ़ रही है, सीधे उनसे क्या कहेंगे आप? देखिए, हम ये कहेंगे, सुभाष तोमर नेशन प्रॉपर्टी थी। हमने नेशन को सुपुर्द किया, नेशन की रक्षा के लिए हमने उनको दिया। अब पब्लिक की सेवा करते हुए वो किसी के साथ किसी की दुश्मनी तो थी नहीं उसकी। वो तो पब्लिक के लिए कर रहा था, जो कर रहा था शांति बनाने के लिए कर रहा था, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कर रहा था। जिस तरह का आदेश जो अथॉरिटी है उन्होंने दिया, उसका पालन कर रहा था, शांति कायम करने के लिए कर रहा था जो कर रहा था। और उसके साथ ये जो उसे उपहार में मौत मिली, इसके लिए सारा देश शर्मिंदा होना चाहिए। किसी को इसमें किसी प्रकार की झूठ साच का सहारा न लेकर स्पष्ट नीति का विवरण देना चाहिए। शाज़िया जी, कब आप अब मुझे सुन पा रही हैं? शाज़िया से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इस बीच विक्रम हमारे साथ यहां पर मौजूद है। वही बड़ा सवाल है विक्रम, आप चूंकि वहां पर मौजूद थे, आपने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। पुलिस का ये कहना है कि अंदरूनी चोट है, और कुछ चश्मदीद सामने आए, उन्होंने कहा कि नहीं, वो बिल्कुल दूर थे अलग से। इस पूरी पॉलिटिक्स को, क्योंकि आप एक फोटो जर्नलिस्ट है, कैसे देखते हैं? मैम, पॉलिटिक्स मेरे मानने में वो मारे गए और अपनी ड्यूटी करते हुए मारे गए, ये बहुत बड़ी बात है। और किसने मारा, कैसे मारे, ये बाद में आएगा। ये पॉलिटिसाइज करना मुझे ठीक नहीं लगता। यानी राजनीति जोड़ना इस पूरे मामले से ठीक नहीं है। शाज़िया हमारे साथ जुड़ गई है। शाज़िया,
सुरेंद्र तोमर जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सुभाष तोमर के भाई हैं। उनका कहना है कि झूठ सच, सच झूठ बंद कीजिए। मेरे भाई ने अपनी जान खोई थी वहां पर, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, और ये बहुत ही दुखद घटना है। एक बहुत ही वर्दी कांस्टेबल और अपनी ड्यूटी करते हुए इनकी मौत हुई, और मेरे ख्याल से जरूरी है उनके घर वालों को, उनके भाई को, उनके रिश्तेदारों को भी जानना कि कि उसकी मौत की वजह क्या है। मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी उनके लिए भी है। और हमें ये लगता है कि जो चश्मदीद हैं, जो आरएमएल अस्पताल के डॉक्टर्स हैं, जिस तरह की बात स्टेटमेंट्स उन्होंने रखे हैं, वो बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और इस बात पर एक सवालिया निशान जरूर लगता है कि कैसे इससे पहले की फॉरेंसिक रिपोर्ट बाकायदा आती, जिस तरह से आज रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, 24 घंटे पहले इतनी जल्दी से बयान कर देना कि ये जो मौत हुई है सुभाष जी की, वो मौत जख्मों की वजह से हुई है। मुझे समझ में नहीं आता कि रिपोर्ट आने से पहले 24 घंटे पहले क्या किसी सपने के तहत या किसी ख्वाब के तहत उन्होंने इस तरह का बयान दिया? क्या उनको रुकना नहीं चाहिए था ये बयान देने से पहले? एक और बात, नहीं जरूरी बात है अल्पना, सुनिए, उन्होंने कल कहा कि उन्होंने ये बात डॉक्टर से बातचीत के बाद कही, लेकिन डॉक्टरों की जो बात आई है इस वक्त सामने, उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं भी एक्सटर्नल इंजरीज नहीं थी। 2 लोग, पॉलिन और योगेंद्र, जो साथ साथ रहे हैं, बाकायदा तस्वीरें हैं, उनके साथ प्रूफ है, प्रमाण है कि उन्होंने फिक्र की सुभाष जी की, जो उस वक्त लाए, उनको लेके गए, जबकि पुलिस ने जरा से भी हेल्प नहीं की। राजन भगत साहब हमारे साथ पीआरओ दिल्ली पुलिस के जुड़ गए हैं। राजन जी, सवाल बहुत सीधा है, और सवाल यह है कि क्या वाकई एक के बाद एक जो बातें बोली गई हैं वो बिना तथ्यों के बोली गई? क्योंकि बीती रात ही न पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार, न किसी सच्चाई का सामने आने का इंतजार, आपने करार दे दिया कि उनकी मौत किन वजहों से हुई है, और 8 लोगों पर आरोप भी लगा दिए। राजन जी। जी नमस्कार। जी, सवाल यह है कि इतनी जल्दबाजी क्यों थी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किए बगैर ये कह देना कि इंजरीज की वजह से ही मौत हुई, आरोपियों को भी पकड़ लेना, जो कि अब सवाल आ रहा है कि कैसे आखिर आप उन लोगों तक पहुंचे। दिल्ली पुलिस सवालों के घेरे में है, आपका जवाब इस पर? बड़ी खेद की बात है कि एक मृत्यु के मामले में इस तरह से इस बात को घुमा फिरा के, तथ्यों को मोड़ तोड़ के बोला जा रहा है। मैं आपको ये बात साफ कर देना चाहता हूं कि ये हमने कभी भी नहीं कहा कि मौत का कारण क्या हुआ। यदि आप कमिश्नर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्लिपिंग को दोबारा चला के देखें तो उन्होंने बताया कि सुभाष तोमर का पोस्टमार्टम होने के बाद डॉक्टरों ने यह बताया था कि 3 जगह पे चोट है। पोस्टमार्टम होने के बाद जो डॉक्टरों से बात हुई उसके आधार पे उन्होंने केवल इतनी बात कही, और कॉज ऑफ डेथ उन्होंने यह साफ किया था कि जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद आपको हम बताएंगे। और फिर आरएमएल के एमएस कुछ और साहब एडिशनल, फिर आरएमएल के एमएस, मेरे को बात पूरी कर, अंजना प्लेबैक क्यों नहीं? आपने मुझसे सवाल किया, मुझे पूरा जवाब देने दीजिए, उसके बाद आप कोई बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं उसका भी जवाब दूंगा आपको। आपका पहला सवाल था कि जल्दबाजी क्यों की गई, मैं उसका पहले जवाब पूरा कर लूं, उसके बाद मेरे आप अगला सवाल कीजिए। काइंडली एक एक करके सवाल कीजिए। दूसरी बात अभी बीच में रह गई है। आज केसी द्विवेदी साहब ने जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई हमारे हाथ में, उसके एक्सट्रैक्ट जो है हमने बताए हैं, और आरएमएल हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब के जो बयान की आप बात कर रहे हैं वो एपरेंट जो इंजरी है उसकी बात कर रहे हैं। ये जो चोट की रिपोर्ट बताई है, ये जो पोस्टमार्टम के डॉक्टर हैं उन्होंने अंदर की हालत के अंदर पसलियों की और वो रिपोर्ट बताई है, और एमएस साहब उसको क्यों नहीं बता पाए इस बात पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। ये मेडिकल का विषय है और ये डॉक्टर ही आपस में इसको क्लियर करेंगे। लेकिन एक बात तय है कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है जो बताई गई है वो आज आई है, और हमने आज पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को आपके सामने, मीडिया के सामने लाए हैं, और वो भी इसलिए लाए हैं क्योंकि ये कंट्रोवर्सी सी एक बना दी गई थी। अदरवाइज पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तफ्तीश का एक हिस्सा होती है। तफ्तीश अभी शुरू हुई है और हम कंक्लूजन पे जंप कर रहे हैं। हमने अभी तक कोई कंक्लूजन नहीं दिया है। फिर उन 8 लोगों पर क्या आरोप लगाया आपने, जिनको आपने ये कहा कि वहां पर जो जाहिर तौर पर उस कांस्टेबल की मौत के लिए आपने जिम्मेदार ठहरा कर इन 8 लोगों को रखा ना? अटेम्प्ट टू मर्डर के दिए जा रहे हैं। हाँ, ये तथ्य भी तोड़ मरोड़ के पेश किए जा रहे हैं। आपके पास पैनल में कई लीगल एक्सपर्ट भी आ रहे हैं, आप बात कर रहे हैं। आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट देखिए।
एक मुकदमा जो दर्ज हुआ है, उस मुकदमे में कई चीजें हैं। अनलॉफुल असेंबली है 144 तोड़ने के लिए, उसके बाद रॉयट करने की, वायलेंस करने की धाराएं हैं, डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी की धाराएं हैं, और एक हाँ 307 जो एक अस्पताल में करेंगे भी आप। हाँ आगे बोलने दीजिए ना, फिर मैं बता रहा हूँ। नहीं कर रहे हैं आप इस वक्त भी नहीं, उसके बाद 307 जो लगी और गुमराह कीजिए। नहीं आप सुन रहे नहीं, आप ये बात फिर मेरे को बुलाया तो सुनिए आप। हम सब नहीं, आपने मेरे को बुलाया तो मेरे को सुनिए, नहीं तो अपने आप अपने चैनल पे अपनी बात करते रहिए। राजन साहब वो हमारी मेहमान है शाजिया इल्मी। नहीं, मेरी बात सुनिए। शाजिया इल्मी बोल रही हैं, आप अपनी बात पूरी करें। जी बोले राजन। हाँ, मेरी बात पहले पूरी करने दीजिए। मेरी सबसे विनती है कि अगर आपने पुलिस का पक्ष सुनना है तो पहले पूरा सुन लीजिए। 307 की धारा, जो एक सिपाही हमारा घायल अवस्था में अस्पताल में दाखिल हुआ उसके लिए लगी, ये पूरी एक टोटल FIR है, और उसके अंदर ये कहीं नहीं कहा गया कि इन 8 लोगों ने उनको मारा है। ये अनलॉफुल असेंबली के पार्ट थे और उसकी तफ्तीश अभी केवल शुरू हुई है। अगर ये हमने कहा होता कि इन्होंने मारा है तो इनकी जमानत नहीं होती। अभी ये तफ्तीश होनी बाकी है कि उनकी मृत्यु किस प्रकार से हुई, उसके लिए कौन कौन उसके लायबल हैं, और ये एक बात फाइनल चार्जशीट के टाइम फाइनल रिपोर्ट पे होगा। जी किरण जी, 307 उन आठों पर लगा है, बावजूद उसके ये दलील क्या चलेगी जो राजन भगत साहब कह रहे हैं, क्योंकि आप पुलिसिंग को बहुत अच्छे से जानती हैं। जब FIR दर्ज होती है और कुछ जुर्म हुए होते हैं तो FIR अकॉर्डिंग टू ऑफेंसेस लगाई जाती है। ये नियम है, ये लीगल सिस्टम है कि जब ऑफेंसेस होते हैं तब FIR में उन्हीं ऑफेंसेस से FIR दर्ज की जाती है, और फिर जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो कोर्ट उसका असेस करता है कि क्या ये बेलेबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। चाहे नॉन बेलेबल ऑफेंस भी हो, कोर्ट ने समझा कि उनको बेलेबल करना चाहिए तो उन्होंने बेल कर दिया। अब मैं आगे बात ये बताऊं, जो मैं नियम बता रही हूं आपको, पुलिसिंग सिस्टम बता रही हूं, कि अब इन्वेस्टिगेशन साबित करेगी कि ये लड़के, जो भी लड़के पकड़े गए, क्या वो थे भी कि नहीं, क्या उनके खिलाफ कोई इंडिपेंडेंट सबूत है कि नहीं। और मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन में कोई ऐसे क्लिंचिंग एविडेंस नहीं मिलता तो ये डिस्चार्ज हो जाएंगे। और अगर एविडेंस मिलता है, और एविडेंस कहां से मिलेगा? आई विटनेसेस से, वीडियो कैमरा के रिकॉर्ड से, ये सारा एविडेंस मिलेगा। तो जब एविडेंस अगर मिलेगा तो ये चालान होगा, नहीं तो ये डिस्चार्ज हो जाएंगे। और अगर एविडेंस मिला तो चालान भी उस बेसिस पे होगा जो एविडेंस मिला। मान लीजिए कोई अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर था ही नहीं, तो इसलिए हो सकता है कि 307 ड्रॉप कर दे जब ये फाइनली चालान करे। सो इसलिए हमको जंप नहीं करना चाहिए कंक्लूजन्स में। इस वक्त हमको थोड़ा वेट करना चाहिए और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन इंश्योर करनी चाहिए कि ये जो तफ्तीश हो ये इंडिपेंडेंट हो और ये किसी इन्फ्लुएंस में ना हो और ये बायस्ड ना हो। मुझे हमको सिर्फ ये जरूरत है। आपने किरण जी को भी सुना, आपने तमाम लोगों को सुना है, सामने आकर यह भी कह दिया गया है कि एक निष्पक्ष जांच होगी। क्या आपको नहीं लगता है कि ये वो वक्त है जब हम एक ऐसे सिपाही की जो ड्यूटी पर यूनिफॉर्म में मरा है, तस्वीरें दिख रही हैं, कम से कम उसकी जाबाजी को बिलिटल ना करें। आखिरकार वो अपनी यूनिफॉर्म में ड्यूटी पर ही मरा है। जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर अपने ही सिपाही, अपने ही कांस्टेबल की मौत पर इस तरह की राजनीति कर रहे हैं और उसका बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि किरण जी ने अभी भी बताया, 307, तो मेरे पास वो FIR रिपोर्ट मौजूद है जो कि पेश की गई थी, जिसके आधार पर इन 8 लड़कों की पेशी हुई थी। और उस पर जब बात हुई, बात आगे बढ़ी, तो पुलिस के पास कोई भी प्रमाण नहीं था। जैसे कि आपने इससे पहले कहा, आपने फरमाया कि 8 लोगों को बचाने के लिए ये सब हो रहा है। मैं आपको अंजना जी एक बात बता दूं कि 194 के सेक्शन लग सकता है उन सब पुलिस अफसरों पर भी, और 194 का मतलब है अगर किसी के अगेंस्ट आप फॉल्स एविडेंस देकर उन निर्दोषों को फ्रेम कर रहे हैं इतने संगीन जुर्म में, तो आप पर भी उम्र कैद, 10 साल से लेकर उम्र कैद की सजा हो सकती है। तो ये बहुत ही सीरियस चार्जेस हैं जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर पर भी लग सकते हैं। लेकिन इस सियासत में दोषों को, लेकिन दो इस सियासत में का बयान आया। शाजिया, मैं खत्म कर दूं बात। ठीक है, आपने अपनी बात कह दी। क्या
क्या इस सियासत में शाजिया जिस मुद्दे के साथ, क्योंकि आपको भी मैं जानती हूँ, लंबा आपका इतिहास रहा है एक पत्रकार के रूप में, जिस मुद्दे के साथ हम सड़कों पर उतरे थे उस मुद्दे का कत्ल नहीं हो गया। ये जो सियासत आज दिन भर की हुई, आप निष्पक्ष जांच की मांग कीजिए, लेकिन इसको हटाइए, उसको हटाइए। सवाल है, यही हम दिल्ली पुलिस से पूछना चाह रहे हैं, क्यों गुमराह कर रही है, क्यों भटका रही है लोगों को। इस बात को लाकर बजाय ये कि बात की जाए गैंग रेप की, और जिस तरह से हिंसक गैंग रेप हुआ है और उसके बाद कांस्टेबल की एक मौत हुई है, उसके बीच में प्रोटेस्ट हुए हैं, ज्यादातर अमन पूर्वक रहे हैं लेकिन वायलेंट भी हुए हैं। इन सब बातों को लेकर राजन भगत साहब का पुलिंदा बार बार पेश किया जा रहा है। जी राजन भगत साहब, हमारा भी सवाल है, पहले तो घटना घटी, उसके बाद ये जो बॉचअप करके उसको संभालने की कोशिश है, क्या उसमें चूक, क्योंकि मॉब है, मॉब में से बहुत बेसिक सवाल मैं आपसे करती हूं, मॉब से इन 8 लोगों तक आप कैसे पहुंच गए अचानक? ये बात बिल्कुल सीधी है। क्या ये जो बात कह रहे हैं कि जिनके पास एफआईआर है, क्या ये उसकी जो एक लाइन की एफआईआर जो कि कांस्टेबल सुभाष चंद्र के बारे में लिखी है उसको पढ़ के सबको बता सकती है, जो बात इनकी बात को खुद को झुठला देगी? इसमें हमने कहीं नहीं ये लिखा कि इन 8 आदमियों ने उनके चोट का कारण है। हाँ, वो पूरी एफआईआर जो है उसके अंदर केवल 307 जिसमें डाला गया है धारा वो है, और उसमें पुलिस ने बाकायदा कहा, जब जो उनको पेश किया गया तो पुलिस ने कहा कि हमारे पास प्रमाण नहीं है, हम अलग अलग जगह से हमने पिकअप किया है, और 8 लोगों के बयान कहीं से मैच नहीं करते थे, और पुलिस बता भी नहीं पाई कि किस मौका वारदात से उनको लाया गया है, जबकि चार्ज एक है और अलग अलग जगह से उनको पकड़ा गया है। जवाब सुन लेते हैं भगत साहब। तो इस बात समझ में नहीं आ रही है। और जब मर्डर था, भगत साहब नहीं, ऐसा है ना कि अगर समझने की कोशिश नहीं करेंगे तभी तो आप गलत बयानी करे जा रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं। या तो समझने का 2 मिनट मेरे को मौका दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि ये इसमें कई अलग अलग चीजें, ये बात को क्या आप झुठला सकते हैं कि जिस स्थान पर ये वायलेंस हुई वो एक धारा 144 के तहत अनरूली मॉब थी डिक्लेयर की हुई पुलिस की, जहां पे पुलिस ने बल भी इस्तेमाल किया है, और वहां पे ही ये कांस्टेबल सुभाष चंद्र घायल हुए हैं। आरएमएल अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा है, ऐसा है कि देखिए आप या तो फिर आप कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं, तो मेरा बोलने का कोई मतलब नहीं है, आप बोलने तो दीजिए मेरे को। जब ये 8 लोग उस अनरूली मॉब के हिस्सा थे, वायलेंट मॉब के हिस्सा थे, धारा 144 के स्थान से इनको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन ये अभी कहीं नहीं कहा गया कि ये कांस्टेबल सुभाष चंद्र की मौत के लिए यही 8 लोग जिम्मेवार हैं। ये आप कंक्लूजन जब करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अभी तफ्तीश शुरू भी नहीं हुई है, अभी उनकी मृत्यु हुई है और उसके बाद ये तफ्तीश शुरू हुई है। क्राइम ब्रांच को तफ्तीश दी गई है, निष्पक्ष जांच के लिए तफ्तीश दी गई है। और ये आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये जो सियासत की जा रही है इसके लिए पुलिस कमिश्नर या दिल्ली पुलिस जिम्मेवार नहीं है। ये जो सही किसी ने कहा है, हो सकता है कि ये जो 8 लोग पकड़े गए हैं ये कल को कहीं उसमें जिम्मेवार मिल ना जाएं, इस डर से तो नहीं कर रहे हैं। हमें इस चीज की कुछ लग रहा है इसमें, लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि हम निष्पक्ष जांच करने के लिए ही हमने क्राइम ब्रांच को तफ्तीश ट्रांसफर की है। लोकल पुलिस जिसके इलाके में ये घटना घटी है हम वो तफ्तीश कर रहे हैं। और जो आरएमएल हॉस्पिटल में जो उनको लेके गए हैं, केवल एफआईआर की लाइन क्यों नहीं पढ़ती है मैडम, कि जिसके अंदर एक लाइन ये लिखी हुई है कि कांस्टेबल सुभाष चंद्र घायल अवस्था में आरएमएल में दाखिल किए गए। इस लाइन के अलावा कोई लाइन एफआईआर में नहीं है। लेकिन भगत साहब ये भी कहना थोड़ी मतलब आप बिल्कुल एक्सट्रीम पर जा रहे हैं। ये बीते दिन से दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा जा रहा था कि मॉब ने मारा, ये बात बार बार कही जा रही थी। मैं आऊंगी वापस आपके पास। हाँ, क्योंकि मॉब के नहीं, मॉब से मैं भी नहीं जुटला रहा, लेकिन इन 7 लोगों का आप प्रश्न उठा रहे हैं। मॉब में हम तफ्तीश में ढूंढेंगे कि वो कौन एग्जैक्टली लोग जिम्मेवार हैं और उसका उनकी मौत के क्या कारण हुए, और पोस्टमार्टम से सब करबरेट होने के बाद 307 आपने किस पे लगाया, ये महत्वपूर्ण है। आपके पास आऊंगी सर, किरण बेदी जी मैं आपके पास ही आऊंगी, लेकिन उससे पहले उस परिवार का दर्द नहीं होना चाहिए। हमने अभी किसी चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट दाखिल नहीं की है, जिसके लिए ऊपर ये बहस तो फाइनल रिपोर्ट सबमिट होने के बाद अगर ये की जाती और ये बातें होती तो कुछ समझ में आता है कि भाई किसी को प्लांट किया जा रहा है या किसी को किया जा रहा है। अभी तफ्तीश शुरू भी नहीं हुई और कंक्लूजन को मानते हुए कि हमने ये कंक्लूजन ले लिया और उसके ऊपर आप जो है पहले से कैसे मालूम था। चलिए सीधे रुक करते हैं। सुरेंद्र मोहम्मद साहब, पोस्टमार्टम के डॉक्टर ने बताया है
हमने पोस्ट दो डॉक्टर अलग अलग बात है, उसी अस्पताल के कहने पहले बता दिया हम पर आरएमएल के डॉक्टर ने कुछ और बताया है। पोस्टमार्टम के डॉक्टर ने अलग बताया रिपोर्ट दी है। हमें जाना है सुरेंद्र तोमर जी के पास। एक सेकंड, आप बोलो, मुझे चुप करना होगा प्लीज। एक सेकंड प्लीज, सुरेंद्र तोमर के पास चलते हैं क्योंकि इस परिवार ने इस दर्द को झेला है, तो सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। और तोमर साहब, ये सब कुछ आप सुन रहे हैं, सवाल ये है कि आपके परिवार की तरफ से क्या मांग है इस वक्त? क्या है वो शब्द जो आपके मन में, जो विचार आपके मन में इस वक्त है, जो आप बोलना चाहेंगे? हमारा तो एक ही आशय है कि निर्दोष को तो किसी को सजा नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दोषी है, कानून के तहत कानून अपनी कार्रवाई करे, सर्वोच्च कानूनी है। हमारे कहने से कुछ नहीं हो या एक्स्ट्रा और कोई इस बात को कहे जो अनाधिकार चेष्टा है। अपने तरीके से अगर कोई फॉल्ट पर है, दोषी कोई भी हो, उसे दंड मिलना चाहिए। लेकिन हम तो नहीं कह सकते कौन दोषी है, क्यों एट दिस स्पॉट हम तो उपस्थित थे नहीं। किरण जी, एक कमेंट आपकी तरफ से, फिर ब्रेक पर जाना है। एक कमेंट आपकी तरफ से, आपने ये पूरी बहस सुनी है क्योंकि अब सियासत पूरी तरह से हावी दिखता है इस पूरे मुद्दे पर। सच के लिए इंतजार करना होगा सब्र के साथ। इन्वेस्टिगेशन का ओनस और जिम्मेवारी इन लोगों के लिए एविडेंस ढूंढना पुलिस का है। इनके पास एविडेंस होगा और जो जज एक्सेप्ट करेगी तो ही इनको कोई और आगे केस चलेगा, नहीं तो ये डिस्चार्ज हो जाएंगे। और दूसरा इन्वेस्टिगेशन का होता है कि मान लीजिए आप कम ऑफेंस पे एक एफआईआर दर्ज करते हैं, लेकिन आपको बाद में सबूत मिल जाता है ज्यादा, तो आप एक नया सख्त सेक्शन ऑफ लॉ ऐड भी कर सकते हैं। तो आपको उसको कम करना या बढ़ाना, ये तो तफ्तीश के दौरान होता है। इसलिए तफ्तीश के लिए हमको सिर्फ देखना है कि तफ्तीश सबूतों के आधार पर हो, ना कि गलत फ्रिवुलस एविडेंस पे। सवाल यह है कि क्या जो जनाक्रोश देश ने गैंगरेप पर देखा था वो राजनीति की मौत मर चुका है? यही सवाल किरण बेदी जी मेरा आपसे, क्योंकि इसी स्टूडियो में बैठकर एक सकारात्मक बहस हमने की थी कि सख्त कानून लाओ, विशेष सत्र बुलाओ। आप कम्युनिटी पुलिसिंग पर आप जोर देती हैं। आपने कहा था ये वो सब कुछ भूलकर शायद इस वक्त जितने हुक्मरान हैं इस देश के, दे मस्ट बी हैविंग द लास्ट लाफ। एब्सोल्युटली, जो इमीडिएट मेजर्स लेने चाहिए थे, जो इंटरमीडिएट मेजर्स लेने चाहिए थे और लॉन्ग टर्म, वो हम बिल्कुल भूल गए और वापस उसी स्थिति में आ गए जो पहले थे। जैसे पुलिस में कहा जाता है जैसे थे। मैं समझती हूं एक सारी इवेंट में से एक लेसन है, एक सीख है, और वो है पुलिस के लिए। वो ये है, और ये सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए नहीं है, पुलिस के लिए वो ये कि ऐसी स्टेटमेंट जब तक कागज आपके हाथ में ना आए, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट, तब तक डॉक्टर आपको क्या कहते हैं वो बात अपने तक ही रखिए। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट हाथ में आ जाए तब वही बात कहिए जो कि वो आधारित है उसकी चीज पर, और वो भी उतनी कहिए जिसमें लोगों को मिस इंटरप्रिटेशन ना हो। मैं समझती हूँ ये सबक इसमें सीख है कि कभी किसी के कहने पर कि उन्होंने ये कहा, नहीं, जब तक हाथ में कागज नहीं आया, और उसमें भी वही इंफॉर्मेशन दीजिए जो लोगों में विश्वास बढ़ाए, ना कि विश्वास को कॉन्ट्रडिक्शन में ले जाए। कांस्टेंट स्पेकुलेशन ठीक नहीं है। इस पे मैं जवाब आपसे लूंगी राजन भगत साहब, लेकिन शाजिया जी आपसे मेरा ये सवाल है कि जिस आंदोलन को एक तरह से खत्म होता हुआ हमने आज देखा है, और उसके लिए काफी हद तक ये आम आदमी पार्टी और दिल्ली पुलिस की लड़ाई जिम्मेदार है, क्या आप ये देश को आश्वासन दे सकती हैं कि इतने बड़े आंदोलन को जिसका एक तरह से विनाश हो गया, वो फिर मैं आपको पहले रोकूंगी। जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रही है अंजना जी, मैं आपको पहले रोकूंगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता को जो 8 कार्यकर्ता थे उसमें ड्रैग किया गया। हम सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, सबको हक है अपनी प्रोटेस्ट करने का। हमने इस बात को नहीं रखा। जब आम आदमी पार्टी की बात आई, सबसे पहले झूठ कहलवाया गया कि मनीष सिसोदिया जो आम आदमी पार्टी के हैं वो बाकायदा 8 लोगों की जमानत देने गए, जो कि सच नहीं था। वो जमानत सबने अपने अपने परिवार वालों ने दी है, और उसमें एक सदस्य जरूर वॉलंटियर है और उसने भी अपनी बात रखी है। दूसरी बात, निर्दोषों को बचाने का काम और दोषियों को सजा देने का काम सबका है, सबकी जिम्मेदारी है, सिर्फ आम आदमी पार्टी की नहीं है, मीडिया की भी उतनी है, और दिल्ली पुलिस की तो है ही। उनको रिमाइंड कराना पड़ेगा इस बात का। और दूसरी बात, तो जरूरी बात है, मैं राजन जी से पूछना चाह रही हूँ कि राजन, हम सबने सुना दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कल कहते हुए कि ही सकम टू इंजरीज, और जख्मों की वजह से चोट आई है। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जो तस्वीर बार बार आप ही का चैनल दिखा रहा है, जो हम सबने देखी है, बाकायदा चेस्ट गार्ड जो है सुभाष जी का वो उतरा हुआ है उसमें, तो यानी वो उतारा गया था। जो बात पॉलिन और योगेंद्र ने कही है
तो क्या ऐसा कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट हो सकता है जो चेस्ट गार्ड पहने होने के बावजूद भी उससे मारा जाए और उसका कोई जवाब राजन जी, हल्की सी लाठी पड़ी है, मुझे हल्की सी लाठी पड़ी है और मेरा जख्म है। वक्त की कमी है, प्लीज। शाजिया जी के सवाल का जवाब, और उससे भी बड़ा सवाल जो किरण बेदी जी ने उठाया है कि क्या सबक है इस पूरे जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है उसमें दिल्ली पुलिस का जवाब एक एक करके दूंगा जी। दोनों सवालों का जवाब एक एक करके दूंगा। मैडम किरण बेदी जी हमारी वरिष्ठ अधिकारी रही हैं और पोस्टमार्टम करने के बाद वो डॉक्टर ऑथराइज्ड है जिसने पोस्टमार्टम कर लिया और हमसे कोई बात शेयर की है, और हम जब मीडिया के पूछे जाने से कि उनकी मौत का कारण क्या है, केवल उसका कुछ अंश जो कि मौत का कारण उन्होंने हमें बताया था, और पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आई उसमें भी वही कारण साबित हुआ और उसमें कोई चीज तोड़ मरोड़ के नहीं बताई गई, कोई गलत नहीं बताई गई। हमने वही चीज की है। कागज हाथ में आना या नहीं आना जो डॉक्टर का कहा हुआ भी वो एक जिम्मेवार अधिकारी को दिया हुआ बात थी, जिसको हमने पब्लिक से शेयर किया क्योंकि जानना चाहती थी जनता कि उसकी मौत कैसे हुई। और जो दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, क्या इस बात को कोई झुठला सकता है कि कांस्टेबल सुभाष चंद्र की मौत उस स्थान पे हुई जहां धारा 144 लगी हुई थी, जहां मॉब थी जिसने वायलेंस में इंडल्ज हुई? वायलेंस आपके चैनल ने लाइव दिखाया है और उसी वायलेंस में उनकी मौत हुई, और उसके बाद उनकी मौत पे क्या वो पुलिस वाला है इसलिए 302 की तफ्तीश निष्पक्ष ना हो, ये क्या कोई सोच सकता है? कोई कह सकता है? उसको क्या इंसाफ की जरूरत नहीं है? उसकी कोई इंसाफ के लिए बोलने वाला नहीं है। केवल निष्पक्ष तफ्तीश हो, इसी के लिए क्राइम ब्रांच को दिया गया है। कंक्लूजन जंप करके क्या वो किसी भी पार्टी का आदमी हो, अगर वो उसके खिलाफ सबूत होगा तभी तो फाइनल रिपोर्ट जाएगी, तभी ट्रायल होगा। पुलिस ऐसे कैसे कर लेगी? और मीडिया इस चीज को देख रहा है, सब चीजें लाइव दिखा रहा है, एक एक चीज मॉनिटर कर रहा है, जबकि और इसीलिए राजन जी सच भी आज देश के सामने आया, आदमी के सच भी इसीलिए आज देश के सामने आया। इतना ही कहूंगी कि आपने सही बात कही है, महानता का हक पर हक सिर्फ किसी ऐसे शख्स का नहीं है जो आम आदमी का अपने आप को प्रतिनिधि बताता हुआ, महानता का हक उस सिपाही को भी है जो जंग या फिर सड़क पर उतरता है लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को संभालने के लिए। यहीं पर इस बहस का अंत करेंगे, लेकिन उम्मीद यही रखेंगे कि जिस मुद्दे के साथ इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी कि राजधानी को महिलाओं के लिए सुरक्षित रखना है, और जिस गैंगरेप पीड़ित के साथ पूरा देश उठा था, वो मुद्दा मर न जाए। आप देखते रहिए आज तक।